तब प्रॉब्लम नंबर 1.11 डिस्कस करेंगे। टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g। दो पार्टिकल्स की बात हो रही है। ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 equals to 3 meter per second and v2 is equals to 4 meter per second horizontally in opposite directions। तो इनिशियल मोमेंट पर मतलब t is equals to 0 पर, t is equals to 0 पर ये दोनों पार्टिकल्स वन पॉइंट पर लोकेटेड है। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, दोनों पार्टिकल्स P पर लोकेटेड हैं और ये मूव करते हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। v1 का मैग्नीट्यूड है 3 और v2 का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटीज हैं हॉरिजॉन्टल और ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो क्लियरली ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। दोनों पार्टिकल्स पैराबोलिक पाथ पर मूव करेंगे और मान लेते हैं कि ये P ग्राउंड से h हाइट पर है। पॉइंट P जहां वो इनिशियली लोकेटेड हैं पार्टिकल्स, वो ग्राउंड से है h हाइट पर। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं v1 v2, पर ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटीज चेंज होती जाएंगी। हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट t पर पार्टिकल 1 है a पर लोकेटेड और पार्टिकल 2 है b पर लोकेटेड और इनकी जो नेट वेलोसिटीज हैं v1 डैश और v2 डैश ये आपस में है परपेंडिकुलर। अब ये नेट वेलोसिटी होगी कितनी, तो ये कैसे फाइंड करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यदि हम पार्टिकल 1 की बात करें तो हम जानते हैं कि जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो टी टाइम के बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो अनचेंज रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब आफ्टर टाइम टी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी कितनी रहेगी? v1 वेक्टर, पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उसे हम फाइंड कर लेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से। तो पार्टिकल 1 की वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वाई वो तो ज़ीरो है, एक्सेलरेशन है प्लस जी और टाइम है टी, यानी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी हो जाएगी? जी टी के बराबर, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। यह है जी टी, पार्टिकल 1 की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है v1 और नेट वेलोसिटी हो गई है v1 डैश, जो वेक्टर एडिशन होगा v1 वेक्टर और gt वेक्टर का। इसी तरह से पार्टिकल 2 की बात करें, जब वो b पर होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी v2 ही रहेगी, पर वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी gt और दोनों होंगे एक सेम लाइन पर सिचुएटेड होंगे ये दोनों पॉइंट्स ए और बी और इन्हीं के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन टाइम t पार्टिकल 1 मूव करता है x1 और पार्टिकल 2 x2, तो हमको फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2। तो मैंने सपोज कर लिया है कि ये एंगल जो नेट वेलोसिटी है पार्टिकल 1 की, उसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है थीटा 1। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस एंगल को थीटा 2 सपोज करें तो ये एंगल भी थीटा 2 हो जाएगा और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये होगा 90 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करेंगे? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 2 tan थीटा 2 अपॉन अपॉन 1 माइनस माइनस 1 tan थीटा 2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये है 90 डिग्री और 1090 होता है इन्फिनिटी, 1090 होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 माइनस
tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये होगा 0 के बराबर, ये होगा 0 के बराबर। अब इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब tan थीटा 1 हम इस वेलोसिटी ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल बना लें तो tan थीटा 1 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी v1 अपॉन gt। ये लिख सकते हैं हम tan थीटा 1 की जगह v1 अपॉन gt। t है वो इंस्टेंट जब इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो गई हैं। इसी तरह tan थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v2 अपॉन gt, और इसमें से हम t को कैलकुलेट कर लेंगे तो टी स्क्वायर होगा, ये इसको ट्रांसपोज कर लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन इंटू वी टू अपॉन जी स्क्वायर, वी वन इंटू वी टू अपॉन जी स्क्वायर, और इसलिए टी निकल कर आ गया। तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम आ गया जब वेलोसिटीज इन दोनों पार्टिकल्स की आपस में होंगी परपेंडिकुलर। तो इसको लिखेंगे रूट वी वन वी टू अपॉन जी, ये आ गया टाइम। अब हमको चाहिए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए ए बी, एंड ए बी इज x1 प्लस x2। अब x1 x2 कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है v1 और टाइम लगा है t, यानी x1 बराबर होगा v1 t के बराबर, इसी तरह x2 होगा v2 t के बराबर। अब t कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अब बाकी का बचा हुआ मैं सब पार्ट। तो v1 प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू इंटू टी, और टी अभी हमने फाइंड आउट किया है रूट वी वन वी टू ओवर जी। और अब सब वैल्यूज सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस ए बी मिल जाएगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या करें, वी वन प्लस वी टू, वी वन है 3 मीटर पर सेकेंड, वी टू है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 7, और रूट के अंदर दोनों वेलोसिटीज़ का प्रोडक्ट मतलब 12, और इसको g को सपोज कर लेते हैं हम 10। अब क्या करेंगे, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, 2 रूट 3, और रूट 3 होता है 1.732 के बराबर अपॉन 10, अपॉन 10। तो 10 से इसको डिवाइड कर दें 1.732 को तो 0.17 हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 14 इंटू 0.1732। सिर्फ अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2.47। सो आवर आंसर इज नियरली 2.5 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब प्रॉब्लम 1.12 करेंगे। 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon the points converge? तो ये है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी जिसकी साइड है ए, और इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस ए बी और सी पर 3 पॉइंट्स या 3 पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं। ये तीनों पार्टिकल्स स्पीड v से मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह कि a मूव करता है विद स्पीड v टुवर्ड्स b, b मूव करता है विद स्पीड v टुवर्ड्स c, और c मूव करता है टुवर्ड्स a विद स्पीड v। ये पार्टिकल्स कितनी देर बाद मीट होंगे या कन्वर्ज होंगे ये हमको बताना है। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये सब पार्टिकल्स इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर मीट होंगे। यदि वो सेंट्रॉइड पर मीट होते हैं, उनका पाथ मैंने ये रेड से दिखाया हुआ है, और सेंट्रॉइड पर यदि मीट होते हैं तो इन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे ए की बात करें तो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा ए ओ के बराबर, और ये ए ओ पी ओ के बराबर होगा, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू सी ओ। ये होंगे डिस्प्लेसमेंट्स, हर पार्टिकल का ये आ गया है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने बी को ओ से ज्वाइन कर रखा है, तो बी ओ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी,
AO होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और CO होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ C। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि यदि हम ए से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे BC पर तो उसे क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। और सेंट्रॉइड उस ऑल्टीट्यूड को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है A√3/2 और इसका 2/3 होगा AO या BO या CO। तो ये हमने फाइंड आउट करके रख लिया। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A/√3। अब हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करेंगे। v का BO की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वो कितना होगा? वो होगा v cos 30। तो हर पार्टिकल की O की तरफ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल टुवर्ड्स O, पार्टिकल टुवर्ड्स O, वो हमने फाइंड कर ली। वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी v cos 30 के बराबर, v cos 30, जो v का कंपोनेंट है अलोंग BO। इसी तरह v का भी कंपोनेंट CO की डायरेक्शन में निकाल लेंगे। तो ये सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी है टुवर्ड्स O। और cos 30 कितना होता है? तो वो होता है √3/2 के बराबर। हमको चाहिए टाइम, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे पार्टिकल B की बात करें तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है BO और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है v√3/2। तो BO ये लेंथ कितनी है? हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी v√3/2। अब BO कितना है? तो वो है A/√3 के बराबर और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ v√3/2 ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 2 अपॉन ये आ जाएगा v√3 के बराबर। सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है? 2a/3v। तो ये है वो टाइम जिसके बाद ये तीनों पार्टिकल्स मीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 2a/3v के बराबर। तो प्रॉब्लम 1.13 डिस्कस करेंगे। पॉइंट A moves uniformly with velocity v such that the velocity vector v vector is continually aimed at point B, which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v. At the initial moment of the time, v vector perpendicular to u vector, and the points are separated by distance L, how soon the points converge? तो दो पॉइंट्स या दो पार्टिकल्स की बात हो रही है और बोला है इनिशियल मोमेंट पर, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल्स A और B के बीच की सेपरेशन है L और ये पार्टिकल A वेलोसिटी v से इस तरह मूव करता है कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा B की तरफ होती है। मतलब ये A हमेशा B को एम करते हुए मूव करता है और B खुद रेक्टिलिनियरली मूव करता है और यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी u। और t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, और u लेस देन v है। हमको बताना क्या है? हाउ सून द पॉइंट्स कन्वर्ज। ये दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों पॉइंट्स कब मीट होंगे, किस इंस्टेंट पर मीट होंगे। तो किसी इंस्टेंट t पर हमने मान लिया कि वो मीट होते हैं। अब क्या करेंगे? ये है b की वेलोसिटी u, ये एंगल अल्फा सपोज करके इस u के बनाएंगे हम कंपोनेंट्स। ये है u cos अल्फा, u का ये कंपोनेंट है v की डायरेक्शन में, क्योंकि v किस तरह चलता है हमेशा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v ये एम कर रहा होता है b को। ये जो b की वेलोसिटी थी u, उसका हमने कंपोनेंट फाइंड कर लिया u cos अल्फा, और ये u cos अल्फा और v ये दोनों सेम लाइन पर हैं। आप देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन सेम है। और u का दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, वो होगा u sin अल्फा। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? हम निकाल रहे हैं किसी इंस्टेंट पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच a और b की।
तो ए की वेलोसिटी है v और v की डायरेक्शन में b की वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos अल्फा और u लेसर है तो उसका कंपोनेंट और छोटा होगा u cos अल्फा जो लेसर देन v होगा, यानी बगैर वेक्टर साइन के हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं v माइनस u cos अल्फा। और यह है वेलोसिटी, इसमें यदि हम dt का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा कि dt टाइम में वो कितने पास पास आ जाते हैं, और इसको यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t की लिमिट्स में, ये मानते हुए कि t टाइम में वो मीट होते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा l का वैल्यू, ये मिल जाएगा l। अब इसको आप सॉल्व करें तो v और u cos अल्फा इनको हम पार्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे, पहले लिखेंगे v dt, इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो v कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dt होगा t और लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू t तो वो बन जाएगा vt, ये आ गया vt। और फिर आएगा इंटीग्रल u cos अल्फा dt जिसमें u तो है कांस्टेंट और फिर इसे ऐसा लिखा जा सकता है cos अल्फा dt बिटवीन लिमिट्स 0 टू t इक्वल्स टू l, और ये हो गई इक्वेशन 1। अब इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करते हैं, ये एंगल फिर से सपोज कर लिया हमने अल्फा, ये बराबर होंगे ही, आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी अल्फा होगा। इधर कंपोनेंट v का कितना आएगा, वो आएगा v cos अल्फा, और v cos अल्फा इंटू dt यदि हम कर लें तो ये कितना हमको मिलेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टिल दे मीट, तो इस डायरेक्शन में b की वेलोसिटी है u और टाइम हमने सपोज किया है t, यानी ये b, और इसको यदि b डैश बोल दें तो ये होगा ut के बराबर, पर हमको इसे भी 0 से t की लिमिट्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाता है u t के बराबर, u इंटू t। अब आगे इसको सॉल्व करें तो v ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, बचेगा इंटीग्रल cos अल्फा dt इज इक्वल टू ut, और इसमें से हम इंटीग्रल 0 टू t cos अल्फा dt इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ut अपॉन v, ये हो गई इक्वेशन 2। और बस अब आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 में इंटीग्रल cos अल्फा dt की वैल्यू ut बाई v सब्सटीट्यूट कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये होगा vt माइनस u इंटू ut बाय v, मतलब u स्क्वायर t बाय v, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा l के बराबर। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा v स्क्वायर, t तो कॉमन आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू वी एल, और इसलिए फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको रटने में भी बुराई नहीं है। हमसे पूछा था हाउ सून द पॉइंट्स कन्वर्ज, मतलब कितने समय के बाद वो मीट होंगे, तो उसको रट लें वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1.14 डिस्कस करेंगे। A train of length L equals to 350 meter starts moving rectilinearly with constant acceleration W is equals to 3 into 10 raised to the power minus 2 meter per second square। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 350 मीटर और ये ट्रेन रेक्टिलिनियरली मूव कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन W is equals to 3 times 10 raised to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहे हैं t is equals to 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन। ट्रेन के स्टार्ट होने के 30 सेकेंड के बाद उस लोकोमोटिव
हेडलाइट को ऑन कर दिया गया, मतलब उस ट्रेन के इंजन की हेडलाइट ऑन कर दी गई, और इसको बोला हुआ है इवेंट वन। दिस इज इवेंट वन। आगे बोल रहे हैं एंड टाउ इज इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। इवेंट वन के होने के 60 सेकेंड के बाद, टाउ इज इक्वल टू 60 सेकेंड, क्या बोला है, टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन, तो टेल लाइट ऑन कर दी गई। ये है इवेंट टू, ये है इवेंट टू। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। अर्थ फ्रेम में इन दोनों इवेंट्स के बीच का हमको सेपरेशन चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो हम इनकी पोजीशंस पता करेंगे। हेडलाइट जब ऑन हुई है तब हेडलाइट की पोजीशन क्या है, और जब टेल लाइट ऑन हुई है उसकी पोजीशन क्या है। दोनों की यदि पोजीशंस पता लग जाती हैं तो इनके बीच की सेपरेशन भी पता हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं इवेंट वन की। इवेंट वन हुआ है ट्रेन के स्टार्ट होने के 30 सेकेंड के बाद। तो इस समय ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लगा सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी होगी, तो u तो होगा 0, एक्सेलरेशन है w और टाइम इंटरवल है t, यानी वेलोसिटी होगी wt। इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको चाहिए है इवेंट वन की पोजीशन, और वो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि टेल लाइट ओरिजिन पर है। लेट टेल लाइट टू बी ओरिजिन। टेल लाइट को हमने ओरिजिन बना लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। तो टेल लाइट को यदि ओरिजिन बना लें तो पोजीशन ऑफ हेडलाइट कितनी होगी, ये हम बात कर रहे हैं 30 सेकंड के बाद। तो पोजीशन ऑफ हेडलाइट जो इवेंट वन है, पोजीशन ऑफ हेडलाइट मतलब ही इवेंट वन की पोजीशन वो कितनी होगी। तो क्योंकि हमने टेल लाइट को ओरिजिन बनाया है, लेंथ है ट्रेन की l, यानी पोजीशन ऑफ हेडलाइट वो होगी प्लस l। प्लस क्यों, क्योंकि हेडलाइट टेल लाइट से आगे ही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस l। तो ये इवेंट वन की पोजीशन हो गई। अब आगे बात कर रहे हैं कि इवेंट वन के होने के 60 सेकंड के बाद, 60 सेकंड में ट्रेन कितनी चल जाएगी, पहले हमको ये फाइंड करना होगा। और तब हम टेल लाइट को ऑन कर रहे हैं जो इवेंट टू है, तो टेल लाइट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस मूव्ड बाय द टेल लाइट या बाय द हेडलाइट या ट्रेन, क्योंकि सभी की वेलोसिटीज और डिस्टेंस मूव्ड सेम ही होंगे। तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द टेल लाइट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द टेल लाइट या पोजीशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द टेल लाइट, या फिर यह है न्यू पोजीशन ऑफ टेल लाइट, न्यू पोजीशन ऑफ टेल लाइट। टेल लाइट को पहले हमने ओरिजिन पर सपोज किया था t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पर, और अब बात कर रहे हैं 60 सेकेंड पर। तो यह है न्यू पोजीशन ऑफ टेल लाइट, या फिर कह सकते हैं कि इवेंट टू की पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इवेंट टू की पोजीशन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी कितनी है टेल लाइट की, तो वो है wt जो हमने पहले फाइंड की थी। t समय के बाद ट्रेन की या हेडलाइट की या टेल लाइट की वेलोसिटी वो आएगी यहाँ पर wt, और फिर टाइम कितना लेंगे, टाइम लेंगे टाउ जो 60 सेकेंड दे रखा है, प्लस हाफ w इंटू टाउ स्क्वायर। अब इसमें से हम w टाउ ये कॉमन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा अंदर, यहाँ से आएगा t और यहाँ आएगा टाउ बाय टू, टाउ बाय टू। तो आप चाहें
तो आप यहीं पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एल कितना है +350, और या फिर आप वैल्यूज़ नहीं डालें यहाँ, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लें एल में से इस क्वांटिटी को, एक फार्मूला बना लें और फिर उसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें, या यहीं पर ये काम किया जा सकता है। तो ये है 350 मीटर, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो W कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻², टाउ की वैल्यू है 60, अंदर यहाँ क्या आएगा 30 + 60/2 यानी 30, और ये सब कुछ आप सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना आ रहा है ये 180/100 यानी 1.8 × 60, और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 108। तो ये है डिस्टेंस मूव्ड बाय द टेल लाइट या न्यू पोजीशन ऑफ टेल लाइट, और ये थी टेल लाइट की इनिशियल पोजीशन। बस 350 में से 108 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा वो 350 - 108, 108, तो ये आ रहा है 242 के बराबर, 242 मीटर, या इसको कह सकते हैं नियरली 0.24 किलोमीटर, और ये पॉजिटिव आया है मतलब टूवर्ड्स द ट्रेन, टूवर्ड्स द ट्रेन। तो ये है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर 242 मीटर, ये फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in it at the same point। मतलब एक रेफरेंस फ्रेम k विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किस कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना चाहिए और किस तरह मूव करना चाहिए कि इस रेफरेंस फ्रेम में ये दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पर अकर होने लगे। तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों जो इवेंट्स हैं इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है, तो पहला इवेंट हुआ है ट्रेन के स्टार्ट होने के 30 सेकंड के बाद, और फिर इवेंट 1 के होने के 60 सेकंड के बाद इवेंट 2 हुआ है। इसका मतलब दोनों इवेंट्स के बीच टाइम इंटरवल है 60 सेकंड एंड नॉट 30 सेकंड, और दोनों इवेंट्स के बीच सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन है 242 मीटर। अब यदि एक रेफरेंस फ्रेम हो के जो अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन मूव करे पर ट्रेन के मूव करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यदि इस तरह मूव करे कि 242 मीटर की वो लेंथ या डिस्टेंस कवर करे 60 सेकंड में, तो ये दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पर अकर होने लगेंगे। तो बस हमको उसकी स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना है, यानी 242 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा अबाउट 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो रेफरेंस फ्रेम है उसे 4 मीटर पर सेकेंड से अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहिए, तो 242 मीटर का डिस्टेंस 60 सेकंड में कवर होगा और दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पर अकर होने लगेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो अब डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.15। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square। एक एलिवेटर कार है, इसका मतलब लिफ्ट की बात हो रही है, और उस एलिवेटर कार का फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस 2.7 मीटर बोला हुआ है, और आगे कह रहे हैं कि ये एलिवेटर कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से असेंड हो रही है, और वो एक्सेलरेशन दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असेंड हो रही है मतलब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। आगे बोल रहे हैं 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। 2 सेकेंड के बाद एक बोल्ट उस एलिवेटर कार के सीलिंग से फॉल होना शुरू होता है 2 सेकेंड के बाद। हमको फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में फाइंड करना है द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम।
पहले हम ये फाइंड करेंगे बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम, फ्री फॉल टाइम। तो हम वर्क करेंगे एलिवेटर फ्रेम से, हमको चाहिए उस बोल्ट का फ्री फॉल टाइम। और याद रखें कि हम काम कर रहे हैं एलिवेटर फ्रेम से जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो इस फ्रेम में पहले हम फाइंड करते हैं यू रिलेटिव, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, क्योंकि हम काम कर रहे हैं लिफ्ट फ्रेम में। इन द लिफ्ट फ्रेम यू रिलेटिव। अब 2 सेकंड के बाद वो लिफ्ट कुछ वेलोसिटी अक्वायर कर लेगी। वो वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से u सब्सटीट्यूट कर देंगे 0, एक्सेलरेशन इज 1.2 और टाइम 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। उस लिफ्ट की वेलोसिटी जब उस बोल्ट ने गिरना शुरू किया उस समय होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड, पर जो वेलोसिटी लिफ्ट की होगी वही वेलोसिटी होगी बोल्ट की, और इसलिए u रिलेटिव होगा 0। तो u रिलेटिव तो 0 हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर कार। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए बी माइनस ए ई, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बोल्ट का कितना होगा? वो होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो जी से फॉल होगा, यानी -9.8, और एक्सेलरेशन एलिवेटर कार का है 1.2, और इसको सॉल्व करें, ऐड करें तो ये आ रहा है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर कार। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस बोल्ट का? डाउनवर्ड्स होगा वो, जब वो फ्लोर से सीलिंग तक पहुंचेगा फ्री फॉल के दौरान, तब एच रिलेटिव कितना होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव सपोज किया है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होगा नेगेटिव, और एच रिलेटिव होगा -2.7 मीटर। फिर से मैं बोलता हूं, हम फाइंड कर रहे हैं फ्री फॉल टाइम और हम वर्क कर रहे हैं लिफ्ट फ्रेम से, और लिफ्ट फ्रेम है एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो हम बोल्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। तो u रिलेटिव मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, 2 सेकंड के बाद लिफ्ट की वेलोसिटी होगी 2.4 और वही वेलोसिटी होगी बोल्ट की, यानी u रिलेटिव तो हो गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर कार, वो हमने फाइंड किया -11, और h रिलेटिव होगा -2.7 मीटर। और अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, h रिलेटिव इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, h रिलेटिव इज इक्वल टू, यहाँ आएगा u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कौन सा? बोल्ट का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कार इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें सब्सटीट्यूशन करना है, h रिलेटिव इज -2.7, u रिलेटिव इज 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ आएगा हाफ टाइम्स -11 इंटू टी स्क्वायर। तो t हमको फाइंड आउट करना है, फ्री फॉल टाइम। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस तो एडजस्ट हो गया है, ये होगा 5.4 अपॉन 11, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे आगे, या अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर मिलेगा आपको 0.7 सेकेंड। मतलब उस लिफ्ट के सीलिंग से फ्लोर तक पहुंचने में उस बोल्ट को टाइम लगेगा 0.7 सेकेंड। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है? द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल in the reference frame fixed to the elevator shaft। तो एलिवेटर शाफ्ट का मतलब है, एलिवेटर शाफ्ट के रिलेटिव हमको काम करना है,
और इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू एलिवेटर शाफ्ट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, वो जो वॉल्स हैं बिल्डिंग की उसके रिलेटिव हमको काम करना है, एलिवेटर शाफ्ट के रिलेटिव या वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग के रिलेटिव, या फिर हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमको उस बोल्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि स्टेशनरी फ्रेम के रिलेटिव हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकल आता है। अब हम काम कर रहे हैं अर्थ फ्रेम से, ये याद रखेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते होंगे कि इस इक्वेशन में S जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे, तो 2 सेकंड के बाद उसने गिरना शुरू किया है, तो हमने अभी तय किया था कि 2 सेकंड के बाद उस बोल्ट की वेलोसिटी होगी 2.4 मीटर पर सेकंड। और वो कहाँ पर होगी, तो बोल्ट की वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज किया हुआ है, तो हम चाह रहे हैं एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ सब्सटीट्यूट होगा 2.4 पॉजिटिव साइन के साथ इनटू टाइम, और टाइम कितना अभी हमने फाइंड किया था 0.7 यहाँ आएगा। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा 9.8 डाउनवर्ड्स, इसलिए यहाँ आएगा माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.7 स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूँ। 2.4 इंटू 0.7, ये आ रहा है 1.68। फिर इस 2 को इसके कैंसिल कर लेते हैं, 4.9 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 0.7 स्क्वायर 0.49 इंटू 4.9, तो माइनस 4.9 इंटू 0.49। और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको माइनस साइन देकर और इसमें 1.68 ऐड कर लेते हैं। ये सब काम मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप अवॉइड करें तो अच्छा होगा, कैलकुलेटर यूज ना करें, आप सब मैन्युअली फाइंड आउट करें। 0.72 मीटर ये आ रहा है आंसर। तो ये निकाला हमने डिस्प्लेसमेंट। अब फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको मोशन को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल्ट उसको वेलोसिटी कहाँ मिली हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले वो अपवर्ड मूव करेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करेगा, मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा और फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो पहले ये फाइंड करते हैं, अपवर्ड मोशन की बात करते हैं पहले उस बोल्ट की। जब वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है तो उसको टाइम कितना लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। वेलोसिटी कितनी है उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में 2.4, यह है वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड। और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। टाइम निकाल रहे हैं पहले हम, तो ये इसको u कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें फाइनल वेलोसिटी कर लेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी 2.4, एक्सेलरेशन 9.8, और ये टाइम, इसको t1 बोल देते हैं। तो इसमें से t1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t1 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 9.8 यानी 24 अपॉन 98, 2 से कैंसिल कर दें तो 12 अपॉन 49 सेकेंड। इतना टाइम उसको लगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, फिर इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसे। उसके लिए यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें भी फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 2.4 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ये टाइम निकाला हुआ है हमने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, टाइम की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ी, तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा।
तो एक्सेलरेशन 9.8 माइनस साइन के साथ, और डिस्प्लेसमेंट इसको h1 बोल देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं हाल फिलहाल तो इसको, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो इसमें से h1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट होगा उस बोल्ट ने जब गिरना शुरू किया तब से ऊपर जाने तक। पहले वो ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, तो h1 ये होगा डिस्टेंस कवर्ड इस केस में। तो 2.4 इंटू 2.4, 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। फिर मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 2 से इसको कैंसिल करें 1.2 टाइम्स, तो 1.2 इंटू 2.4, ये आ रहा है 5.76, और डिनोमिनेटर में ये तो है ही 19.6, और फिर से कैलकुलेटर यूज करता हूँ मैं। 5.76 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये आ रहा है 0.29। तो ये हुआ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर हुआ, अपवर्ड मोशन। अब बात करेंगे डाउनवर्ड जर्नी की, उस बोल्ट के डाउनवर्ड जर्नी की बात करेंगे। अब जगह मेरे पास कम बची हुई है, डाउनवर्ड जब वो मूव कर रहा होता है तब टाइम कितना लगेगा, ये टाइम हमने इसीलिए फाइंड आउट किया था। टोटल टाइम कितना है 0.7, तो 0.7 में से 12/49 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये होगा रिमेनिंग टाइम जिसमें वो डाउनवर्ड्स मूव करता है, क्योंकि ये टाइम है अपवर्ड मोशन का। टोटल टाइम है 0.7, 0.7 माइनस 12/49, इतने समय तक वो डाउनवर्ड्स मूव करेगा। और जब डाउनवर्ड्स मूव करेगा, h2 हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड, फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, हाफ, फिर एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, मतलब कितना आएगा यहाँ 0.7 माइनस 12/49 स्क्वायर। तो ये सब भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें से इसको तो हम 4.9 लिख लेते हैं और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 49 माइनस साइन प्लस 0.7, ये आ रहा है 0.45 स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर करें और फिर इसमें 4.9 का मल्टीप्लाई कर दें, ये आ रहा है 1.01। तो यहाँ हम फाइनल आंसर लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड के लिए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसे h बोलें, तो ये h1 0.29 और ये 1.01, इन दोनों का एडिशन, मतलब 0.29 प्लस 1.01। अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साफ दिख रहा है कि ये है 1.3 मीटर, 1.30 मीटर यानी 1.3 मीटर, ये है डिस्टेंस कवर्ड। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।